हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एरर्स एंड मेजरमेंट जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Draw the circuit for experimental verification of Ohm's law using a source of variable DC voltage. A main resistance of 100 ohm, two galvanometers and two resistances of value 10 की power 6 ohm and 10 की power minus 3 ohm respectively. Clearly show the positions of voltmeter and ammeter. बेटा पहली बात तो मेरे को एमीटर और वोल्टमीटर की पोजीशन बतानी है। मेरे पास दो गैल्वेनोमीटर है, दो रेजिस्टेंस है। तो बेटा बेसिकली सर्किट डायग्राम बनाना है। ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बेटा आईआईटी में। अब देखिए बेटा, यहां पर मेरे को क्या करना है, मेरे को वोल्टमीटर दिखाना कहां पे लगेगा, और 2 बार नहीं, 2 बार तो मतलब एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम बनवाया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, तीसरी बार भी इसी तरीके से ही पूछा गया था। कॉन्सेप्ट यही है बेटा, V इक्वल टू आई आर। बेटा बेसिकली V प्रोपोर्शनल टू I मेरे को समझाना है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस जिसमें मेरे को प्रूव करना है, तो वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं बेटा, पैरेलल में लगाते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे, बड़ा वाला। क्योंकि बेटा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, अगर मेरे को किसी के अक्रॉस भी वोल्टेज मेजर करनी है, ये एक R है, तो बेटा वोल्टेज तो बेटा पैरेलल में ही आ पाएगी। पर बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया, अब वो क्या हो गया, 1/R प्लस 1/RV। और मैं वो चाहूंगा चेंज ना हो, तो RV क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ताकि 1/इनफाइनाइट क्या बन जाए, 0, ताकि R इक्विवेलेंट R ही रह जाए। तो आइडियली मैं ये चाहता हूं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और एमीटर बेटा सीरीज में लगाते हैं ताकि करंट सीरीज में सेम होता है। ये मैंने लगाया एमीटर, लेट से ये एमीटर है। अब बेटा अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस RA। अब मैं चाहूंगा फिर से R मतलब R ही रहे, तो RA को मैं क्या चाहूंगा, 0। तो बेटा एमीटर का बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा रेजिस्टेंस कैसे आएगा, बहुत कम रेजिस्टेंस कैसे आएगा, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे छोटा रेजिस्टेंस 10 की पावर माइनस 3 ओम। उससे क्या होगा बेटा, ये जो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है बेटा, वो होता है 1/R। इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा अगर ये दो मिलके इसके बराबर हैं, तो अकेले में तो ये इससे भी बड़ा होगा, अकेले में ये इससे भी बड़ा होगा। और बेटा वैल्यू बड़ी कब होती है, डिनोमिनेटर छोटा हो। 1/1 1 होता है, 1/0.1 10 होता है, 1/0.01 100। तो वैल्यू बड़ी कब होगी, जब ये नंबर R जो होगा R1 R2 दोनों से छोटा होगा। तो बेटा अब क्या आ जाएगा, अगर एमीटर बनाना है तो सीख क्या लिया, ज्ञान क्या मिला, ज्ञान ये मिला बेटा कि पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगाते तो बन जाता है एमीटर। पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगाते तो बन जाता है एमीटर। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, सर्किट डायग्राम। तो पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस से क्या बनता है, एमीटर, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको पहले करा चुका हूं। जैसे मान लो एक रिवाइज करा देता हूं क्वेश्चन। मान लो गैल्वेनोमीटर देता है 0.001 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 0.001 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है ना। और मेरे को कह रखा है इसको वोल्टमीटर बना दो ताकि ये 10 वोल्ट मेजर करे। ये 50 ओम की कॉइल है, मतलब गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल ही हो जाती है ना। थोड़ा साफ लिख देते हैं, अच्छा लगता है। अब ये बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस क्या जोड़ेंगे बेटा, अब मैं चाहता हूं 10 वोल्ट तक मेजर करे। बेसिकली 10 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 जब मैं लगाऊं तो करंट कितना है, 0.001 इंटू R कितना हो गया, R प्लस 50। खत्म। यहां से आप R निकाल सकते हैं, क्या सीरीज में लगाना पड़ेगा, ये आ गया 10,000 माइनस 50 9,950। तो R की वैल्यू आ गई 9,950। इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन किए हुए थे। और अगर एमीटर की बात करते थे, एमीटर पे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते थे कि अगर मान लो ये वही गैल्वेनोमीटर को हमने क्या किया, हमने इसी को एमीटर बनाना है। अब बताओ कि पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस लगाएं ताकि ये 2 एम्पियर तक मेजर कर पाए। अब बेटा इसका मतलब पता है क्या हुआ, जब 2 एम्पियर आए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो इसमें 0.001 जाए, तो इसमें क्या जाए 1.999। 2 एम्पियर तक मतलब 2 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब 2 एम्पियर है तब इसमें 0.001 जाए, क्योंकि 0.001 पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लगा देंगे। 0.001 इंटू 50 इज इक्वल टू 1.999, मैं तो 2 लिखूंगा, इंटू R जो पैरेलल में लगाया, इसको हम बोलते हैं शंट, क्योंकि ज्यादा करंट इसी से ही जाएगा। ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, आप निकाल के देख लीजिएगा। अब 1.999 से मेरे को डिवाइड करना एक्चुअली आता नहीं है 2 से ही, इसलिए मैंने ले लिया।
बेटा एक्चुअली कर सकते हैं 1.999 से भी डिवाइड, लेकिन टाइम लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके। तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ओम। ये जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया कि कैसे होता था एमीटर वोल्टमीटर की कहानी। तो बेटा जब मेरे को ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो पैरेलल में लगाना है वोल्टमीटर और सीरीज में लगाना है एमीटर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7th क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। In a resonance column method, resonance occurs at two successive levels of L1 is equal to 30.7 cm and L2 is equal to 63.2 cm using a tuning fork of frequency 512 Hz. What is the maximum error in measuring speed of sound using the relation V is equal to F lambda and lambda is equal to twice of L2 minus L1? ओके बेटा देखो यहाँ पर रेजोनेंस कॉलम मेथड पे क्वेश्चन है। L1 L2 के एक बार फिर से बताइए। 30.7 सेंटीमीटर और 63.2 cm. 63.2 सेंटीमीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज। अब बेटा मेरे को बताना है मैक्सिमम एरर इन स्पीड है ना ऑफ साउंड। अब बेटा देखो कैसे बेटा हम मेजर करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। रेजोनेंस कॉलम मेथड मैं आपको पहले भी एक बार रेजोनेंस कॉलम मेथड बता चुका हूं है ना। मैं अभी एक बार फटाफट से दोबारा बता देता हूं बेटा। यहां पर देखो पानी होता है, पानी को गिराते जाते हैं, ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क होता है। तो पहली बार रेजोनेंस आया यहाँ पे, फिर पानी को नीचे गिराते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रेजोनेंस होता है जब ये कंडीशन बनेगी। तो एक बार बेटा L1 पे होता है और L1 प्लस ई, बेटा आपको याद होगा एंड करेक्शन, L1 प्लस ई होता है λ/4 और फिर L2 पे होता है L2, ये चीज हो गई। L2 प्लस ई होता है प्यारे बच्चों 3 λ/4। क्यों λ/4 λ/4 λ/4। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो L2 माइनस L1 क्या जाता था λ/2, जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन का ही नाश मार दिया इन्होंने, कह रहे V इक्वल टू F लैम्डा यूज करना है। F क्या हो गया 512, लैम्डा क्या हो गया ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, क्योंकि ये तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब L2 माइनस L1 कितना आ रहा है, L2 माइनस L1 आप निकाल सकते, चलिए एक बार लिख देते हैं। V इक्वल टू F लैम्डा यूज किया। अच्छा L2 माइनस L1 एक बार आप निकालें, क्या आएगा 12 में से 7 गए 5, ठीक है, 2 में से 0 गए 2 और फिर 6 में से 3 गए 3। 32.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 512, ये आ गई वेलोसिटी। अब मेरे से पूछा क्या मैक्सिमम एरर इन स्पीड, तो बेटा ये स्पीड कितनी निकल के आ रही है, आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ये बन गया 1024 इंटू 32.5 इंटू 32.5, या तो इसको आप ये भी कह सकते थे, ये चीज है कितनी 32 का डबल होता है 64, 65/2, ठीक है 332.8। बेटा बड़ा आसान है, 65 टू 130, फिर 130 इंटू 256 करना है, मतलब 13 इंटू 256 आप मल्टीप्लाई करते हैं 332.8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एरर बतानी थी, ये तो बेटा एग्जैक्ट पोर्शन है, इसमें तो एरर है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो एग्जैक्ट नोन है ट्यूनिंग फॉर्क की। L2 और L1 में ही एरर हुई है हमसे, और कितने की एरर हो सकती है 0.1 की। बेटा इसी का लॉग डिफरेंशियल करना है, V इक्वल टू 2F इंटू L2 माइनस L1। वैसे तो यहीं पे कर सकते थे है ना, लेकिन चलिए दोबारा लिख दिया। लॉग डिफरेंशियल करूंगा तो क्या मिलेगा, चलिए पहले लॉग ले लेते हैं ताकि आपको ऐसा लगे इज्जत दे रहे हैं बार बार, है ना। ln 2F प्लस ln L2 माइनस L1। अब D ले लेंगे, dV बाय V, ये V तो मेरे को मालूम है 332.8, और अब इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आएगा बेटा 1/L2 माइनस L1, और D ऑफ L2 माइनस L1। आइए देखिए बेटा आगे कैसे करेंगे। बेटा dV बाय V, V क्या है 332.8 है ना, और dL2 माइनस L1। बेटा ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आप बुक्स में देखेंगे है ना, कुछ बुक्स में आंसर अलग दिया होता है, कुछ बुक्स में अलग। बेटा ये एक मिस कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा होता क्या है कि देखो हम इन जनरल बोलते हैं जो एरर होगी वो लीस्ट काउंट होगी, ये बात बिल्कुल सही है, पर क्या हमेशा ही लीस्ट काउंट की एरर होगी, ऐसा भी सही नहीं है। आइए मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं ऐसा क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा देखो जैसे मान लो ये स्केल है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है कि हम बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर, पर सपोज करो जैसे यहाँ पे बेटा यहाँ तो 0 फिक्स है एक जगह, यहाँ 0 एक जगह ना फिक्स है,
तो जहां से हम मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे वाटर का लेवल मेजर कर रहे हैं, तो अगर यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं कि सपोज करो 12 mm के बाद है, तो अब मैं 12 बोलूंगा या 13 बोलूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं 14 बोलूं। इतना बेवकूफी हम नहीं कर सकते है ना, हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं। और बेटा देखो, मैं जो 12 बोलूंगा या 13 बोलूंगा वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर 13 के पास में तो मैं 13 बोलना पसंद करूंगा, 12 के पास में तो मैं 12 बोलना पसंद करूंगा। यहां लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकते भैया। ऐसा थोड़ी, थोड़ा जूम करते हैं। ये 12 mm वाला मार्क है, ये 13 mm वाला मार्क है। अगर रीडिंग यहां पे आ रही है तो आप क्या बोलोगे? इसको 12 बोलोगे या 13? डेफिनेटली 12, और ऊपर कोई एरर है नहीं। तो बेटा लीस्ट काउंट बाय 2 से ज्यादा की एरर नहीं कर सकते इफ दी स्केल इज फिक्स्ड, इफ जीरो ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड। जीरो वाली जगह पे एरर नहीं। पर अगर आप स्केल रख के मेजर कर रहे हो तो हम बोलते हैं वहां पे भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर हो सकती है, यहां पर भी लीस्ट काउंट बाय 2। फिर हम बोलते हैं लीस्ट काउंट की एरर। फिर हम किसकी एरर बोलते हैं? लीस्ट काउंट की एरर। बेटा लेकिन अगर कोई मेरे को इस तरीके से कहेगा कि अगर जीरो ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड, तो फिर बेटा मैं क्या लेता हूं? लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर माननी पड़ेगी हमको। किसकी एरर माननी पड़ेगी? लीस्ट काउंट बाय 2। ऐसा कहां पे होता है इसके अलावा? और मीटर ब्रिज में होता है। और कहां पे होता है? पोटेंशियोमीटर में होता है। तो बेटा वहां पर भी जब आपको वहां पर भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे चलते हुए कि जब मीटर ब्रिज का भी क्वेश्चन करना होगा तो एरर इन लेंथ जब आप मेजर करेंगे तो वो लीस्ट काउंट नहीं होगी प्यारे बच्चों, वो लीस्ट काउंट बाय 2 होगी। क्योंकि अगर 12 और 13 के बीच में बेटा अगर 12.5, बेटा मैक्सिमम तो 0.5 की एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 12 कहोगे, मैक्सिमम आप इसको 12 कह देते हैं, इधर होगा तो 13 कहोगे ना। तो बेटा क्योंकि जीरो वाली जगह पे तो एरर है नहीं, तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इफ दी जीरो ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड, अगर जीरो वाली जगह पे एरर नहीं है तो आपको एरर लेनी होगी लीस्ट काउंट बाय 2। इसमें भी लीस्ट काउंट बाय 2, L2 में भी और L1 में भी। तो बेटा टोटल जो एरर आ जाएगी DL2 प्लस DL1, ये दोनों के दोनों लीस्ट काउंट बाय 2। ऐसा ना सोच लो कि L2 माइनस L1 में ये एरर आ रही है इस वजह से ना, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है, ये भी लीस्ट काउंट बाय 2 है। और नीचे क्या आएगा? L2 माइनस L1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? L1 L2 हमको क्या दे रखे थे क्वेश्चन में? L1 L2 दे रखे थे प्यारे बच्चों मेरे को 63.2 और 30.7। और अगर 30 के बाद देखो तो कितना हो गया? 33.2। 33.2 में से 0.7 हटा दिए, 32.5। तो बेटा ये 32.5 है, ये भी सेंटीमीटर में ले लीजिए और ये भी सेंटीमीटर में। और यहां से आप एरर इन स्पीड बता सकते हैं जो कि क्या आ जाएगी? 332। अच्छा हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछी एरर इन स्पीड, तो बेटा 332.8 अपॉन 32.5, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट जो कि क्या बन रहा है? 0.1। तो ऐसे करते हैं पॉइंट लीस्ट, क्योंकि 0.1/2 0.1/2। बेटा L2 और L1 दोनों में बेटा जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है ना, वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो बेटा 0.1/2 प्लस 0.1/2 0.1। तो आप क्या करें? इसको हटाएं, इसको हटाएं। अब 332 अपॉन 325, बेटा ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा और 1 के काफी नजदीक आएगा। और ये मीटर पर सेकंड में है, और अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना हो तो इंटू 100 करेंगे, तो 100 के आसपास वाला आंसर होगा प्यारे बच्चों। 100 के आसपास वाला कौन सा ऑप्शन है? 100 के आसपास वाला है डी ऑप्शन, 102.4। ज्ञान की बात फिर से बता देता हूं, इफ दी जीरो ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड, तो बेटा हम जो रीडिंग में एरर है वो लीस्ट काउंट बाय 2 लेते हैं। एंड इफ दी जीरो ऑफ दी स्केल इज नॉट फिक्स्ड, अगर रख के मेजर कर रहे हैं तो फिर हम क्या लेंगे? लीस्ट काउंट। तो ये हमको कहां लेनी है? हमको लेना है ये एरर लेनी है लीस्ट काउंट बाय 2 वाली, जो एरर हम कंसीडर करेंगे रेजोनेंस कॉलम में, मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं कि जो एरर इन लेंथ आएगी, कोई L1 में भी अगर एरर कहेगा यहां पे, अगर प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 0.1/2 ना कि 0.1। जो हम बोलते हैं यूनिट वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो तब है बेटा जब मेरे को नहीं गिवन हो तो मैं मानता हूं कि स्केल फिक्स नहीं है। और अगर स्केल फिक्स्ड वाली कंडीशन है तो हम क्या लेंगे? लीस्ट काउंट बाय 2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आगे ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, वहां पे और हम इसको ध्यान से देखेंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। काफी सारी बुक्स में इसको वैसे 1+1 करके दे देते हैं और फिर बोलते हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन और ध्यान से समझना पड़ेगा, ताकि जब मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आए वहां पर भी बेटा इसी तरीके से होगा। मैं हल्का सा आपको बता ही देता हूं। मीटर ब्रिज तो आई होप बच्चों आप लोग जानते ही हैं मीटर ब्रिज क्या होता है ना। ये रहा मीटर ब्रिज, ये
1 मीटर की वायर है, ठीक है। ये मान लो अननोन रेजिस्टेंस है जिसमें एरर निकालनी, ये नोन रेजिस्टेंस है R, और ये मैंने नल पॉइंट ली है लेट से L पे। तो अगर ये L है तो ये चीज क्या हो जाएगी 100 माइनस L, ठीक है। तो x बाय R, मैं बैटरी नहीं बना रहा हूं, है ना बेटा, ये क्या होता है x बाय R इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब R तो बेटा नोन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, इसमें मान रहा हूं कोई एरर नहीं है। अगर कोई कह देगा R में भी 1% की एरर तो कंसिडर करेंगे। मैं मान रहा हूं भी कि ये इसमें कोई एरर नहीं है। मान लो कि कोई कह दे कि L की वैल्यू लेट से 40 है, ठीक है। अब एरर बताओ, परसेंटेज एरर इन x, R में भी परसेंटेज एरर है 1% की, ठीक है, ये गिवन है हमको। तो बेटा कैसे करेंगे ऐसे, x इज इक्वल्स टू R L अपॉन 100 माइनस L, लॉग डिफरेंशियल करेंगे, पहले लॉग ले लेते हैं, चलिए आराम आराम से कर लेते हैं। ln x इज इक्वल्स टू ln R प्लस ln L, ठीक है, माइनस ln 100 माइनस L, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, dx बाई एक्स, डी ले लिया, dx बाई एक्स इज इंटू 100 भी करते चलिए, dr बाय r इंटू 100 प्लस dl बाय l इंटू 100। अब इसका क्या बेटा डिफरेंशियल 1 बाय 100 माइनस l और माइनस dl आएगा, dl अपॉन 100 माइनस l, है ना, इंटू 100। अब बेटा मान लो l की वैल्यू लेट से 40 थी। अब बेटा एरर बतानी, तो इसमें परसेंटेज एरर बतानी, जगह नहीं बची, थोड़ी सी जगह बना लेती है पहले। ठीक है, तो यहां से बेटा परसेंटेज एरर इन x क्या आ रही है, परसेंटेज एरर इन x dr बाय r इंटू 100। सपोज करो ये क्वेश्चन में 1 गिवन है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा dl बाय l इंटू 100। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, सपोज करो ये 1 है, इन दोनों में पहले एक बार एलसीएम बाजी करो, 100 माइनस l प्लस l, 100 माइनस l प्लस l, dl कॉमन आ गया अपॉन l इंटू 100 माइनस l। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं 1, अगर परसेंटेज एरर r में कुछ 1 गिवन है तो, और ये क्या बन जाएगा 100 dl अपॉन l इंटू 100 माइनस l। अच्छा परसेंटेज एरर थी तो इंटू 100 तो एक तो था ही, वो छूट गया बाई चांस, तो 100 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखो बेटा ये एरर मिनिमम कब होगी, l की वैल्यू क्या हो, क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, l स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ अगर मैं l के साथ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, नीचे को खुलता हुआ, एक 0 पे 0 आएगा और एक 100 पे 0 आएगा। 100 पे वैल्यू 0 है और 0 पे, तो मैक्सिमम कब बन रहे हैं 50 पे। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, तो 50 पे ये मैक्सिमम होगा, एरर मिनिमम होगी। तो बेटा 50 पे एरर विल बी मिनिमम, 50 पे जो एरर आएगी प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो 50 पे एरर आने वाली है वो मिनिमम आने वाली, 50 पे जो एरर आने वाली है वो मिनिमम आएगी, है ना। ये तो हो गई रैंडम एरर क्योंकि इधर उधर से देख लिया, और सिस्टमैटिक एरर एक क्या होती है, जो बेटा यहाँ पे कुछ एंड करेक्शन के कारण कुछ आ जाएगी, जैसे यहाँ पर मान लो कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आता है गांठ वाली जगह पे, हमेशा आप देखना नॉट जो होती है वो ज्यादा गर्म होती है, कहीं पर भी जोड़ होगा ना बेटा तारों में वहीं गर्म होता है, क्योंकि वहां पे पूरा कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, एरिया कम हो जाता है कॉन्टैक्ट में, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस ज्यादा, आई स्क्वायर आर हीट ज्यादा, तो बेटा वहां कुछ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो जिसको मैं अगर सपोज करो, मैं कोशिश करता हूं बराबर तरीके से नॉट मारते हैं हम इसमें, जब भी हम मीटर ब्रेड में नॉट मारते हैं बराबर तरीके से, ताकि दोनों तरफ एंड रेजिस्टेंस बराबर आ जाए। तो बेटा जिसको आप 40/60 कह रहे हो, ठीक है, सपोज करो मान लो 10 सेंटीमीटर की एरर है, दोनों एंड रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये 40/60 नहीं, एक्चुअली 50/70 है, तो एरर आ गई उसमें। और ये एरर कब मिनिमम होगी, ये सिस्टमैटिक एरर, एक सिस्टम से एरर आ रही है। अगर ये एरर कब मिनिमम होगी, जब दोनों 50-50 हो। क्यों, क्योंकि अब दोनों में 10-10 जोड़ भी दोगे तो भी 1/1 ही रहेगा। तो सिस्टमैटिक एरर कब मिनिमम है, जब रीडिंग 50 है। रैंडम एरर कब मिनिमम है, जब L 50 है। तो बेटा दोनों तभी मिनिमम है, लेकिन परसेंटेज एरर निकालनी है तो फिर क्या तरीका होगा, L को 40 रखेंगे, जैसे 40 के लिए निकालना है सपोज, तो 40 × 60 कितना हो जाएगा 2400,
पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं, 100 को काट दीजिए, 100 बचा। और डीएल को क्या लिखेंगे, हाफ सेंटीमीटर। डीएल को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हाफ सेंटीमीटर, है ना। ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही चल रहा था क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, डीएल भी हाफ सेंटीमीटर। ना कि इसको आप ले सकते हैं, गलती से भी आप इसको ऐसा ना करें कि आप इसको 1 सेंटीमीटर ले ले। डीएल जो लेंगे वो हाफ, क्योंकि मीटर ब्रिज में भी 0 जो है बेटा वो अपनी जगह फिक्स है, तो यहां कोई एरर नहीं हो सकती, यहां कोई एरर नहीं हो सकती। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा कंडीशन क्या है, सिखाया क्या है, ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात यह है व्हेन 0 इज फिक्स्ड, तो बेटा खाली और खाली दूसरे एंड पे एरर होनी है और लीस्ट काउंट बाय 2 की, है ना। और अगर 0 फिक्स नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट काउंट हो जाएगी। अगर मान लो 0 फिक्स भी है, ठीक है, मान लो पहले एक बार रीडिंग L1 आई और दूसरी बार L2 आई, कोई कहे L2 माइनस L1 में एरर बताओ, तो L2 में भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर है, L1 में भी लीस्ट काउंट बाय 2 की एरर है, फिर लीस्ट काउंट हो जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो बस बेटा यही कंडीशन थी, ज्ञान की बात एक, अगर हमको 0 ऑफ स्केल वगैरह ऐसा कुछ ना दिया जाए फिक्स्ड वगैरह तो हम लीस्ट काउंट लेते हैं, लेकिन अगर मीटर ब्रिज हमको पोटेंशियोमीटर या मेरे को रेजोनेंस कॉलम ऐसी बात करी जाए तो फिर मैं मानता हूं 0 ऑफ दी स्केल इज फिक्स्ड, क्योंकि होता है फिक्स्ड, फिर हमको लेनी होती है एरर लीस्ट काउंट बाय 2। जो एल में एरर लेनी होगी वो 1 mm ना लेके लीस्ट काउंट के बराबर ना लेके लीस्ट काउंट बाय 2 लेनी होगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The side of a cube is measured by vernier calipers. 10 divisions of a vernier scale coincide with 9 divisions of main scale, where 1 division of main scale is 1 millimeter. The main scale reads 10 millimeter and first division of vernier scale coincides with the main scale. Mass of cube is 2.736 grams. Find the density of the cube in appropriate significant figures. 2.736 grams। ओके, तो बेटा जो रीडिंग आई है वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग आई है 1, जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल रीडिंग है 1। तो बेटा अभी आपको बताया था कैसे रीडिंग ली जाती है, तो मेन स्केल रीडिंग दैट इज 10 प्लस लीस्ट काउंट विच इज 0.1। कैसे पता बेटा, तो नॉर्मल अपना वर्नियर कैलिपर्स आया है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो आएगा, सॉरी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो आएगा प्यारे बच्चों वो 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, दैट इज 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो ये 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट आ जाएगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 mm माइनस 0.9 mm है। फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है और कह रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। कन्वेंशनल वर्नियर कैलिपर्स है जैसा मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे रिवाइज कराया था। तो बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 0.9 mm और 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट आ गई 0.1। और बेटा रीडिंग क्या होती है, जो रीड करता है वो क्या करता है बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, और अगर 0 एरर वगैरह कुछ हो तो बेटा माइनस 0 एरर करना होता है। तो यहाँ पे तो 10.1 आ गया क्योंकि पहला ही वाला मेजर कर रहा है, पहला वाला ही वर्नियर स्केल पहला वाला ही कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 इनटू लीस्ट काउंट 0.1, तो 10 प्लस 0.1 10.1 mm है ना। ये आ गया बेटा साइड लेंथ, क्यूब की साइड लेंथ आ गई जो वर्नियर से मेजर करी। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है 2.736 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा 1.01 का क्यूब। अब बेटा देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 4 हैं, तो बेटा यही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, डेंसिटी बताइए अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये आपको हालांकि नहीं भी देते तो भी आप यही करते है ना, क्योंकि डेंसिटी तो बेटा आईआईटी वाला अपने से निकलवाएगा नहीं। तो बेटा अब आप इसको आप चाहें तो बेटा यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आप डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे। 1.01 का जो क्यूब होता है वो 1.030301 होता है, तो उससे आप डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे। तो 2.736 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर -3, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0.03, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx, तो ये क्या है 0.97। तो 2.736 इंटू 0.97 करेंगे तो निकल के 2. ये बेटा ये चीज है 0.97 है ना, ये जो क्वांटिटी है 0.97 है, जिससे आप बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल गया 2.736
65553, है ना, जो भी इस तरीके का आपके सामने आएगा बेटा, बस मेरे को तो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए? 3, क्योंकि एक में 3 है और एक में 4 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये बता रहा हूं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं यहां तक। आगे 5 से बड़ा है तो जो बेटा उसको क्रॉप करेंगे, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 से बढ़ा के 6 कर देंगे। 2.66 विल बी दी करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट क्या आएगा? 2.66। आंसर करेक्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2.66। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इसमें एक बार ऐसा करते बेटा, मैं फिर बता दूं बेटा, बस हमको दिमाग क्या लगाना है बेटा, कैलकुलेशन कोई खास मुश्किल नहीं है, दिमाग बस यही लगाना था, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 1.01 का क्यूब, इसको 1 + 0.01 की पावर -3.97 से मल्टीप्लाई करना आसान, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, क्योंकि एक में 3 है और एक में 4 है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो लिए जाते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिसमें मिनिमम होते हैं डेसिमल के बाद उतने लिए जाते हैं। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्राफ ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज शोन, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखा रखा है -10 और 10। ठीक है, तो बेटा अगर जहां पे u और v का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए u और v का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसका मतलब 2f पे ही इमेज 2f पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे होती है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे होती है। तो ये 2f की वैल्यू ही हो गई 5। 2f क्या हो गया प्यारे बच्चों? सॉरी 10, है ना, तो f आ गया यहां से 5। f कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5, है ना, ये आ गई फोकल लेंथ। अब पूछ रहे हैं एरर इन फोकल लेंथ, एरर इन फोकल लेंथ। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, बच्चे कई बार ना मतलब कंफ्यूज होके पूछते हैं बेटा, वैसे कॉन्वेक्स लेंस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज का केस चल रहा है। आप देखिए ध्यान से, u को नेगेटिव दिखाया है क्वेश्चन में, u को नेगेटिव दिखाया है, u को नेगेटिव दिखाया, v पॉजिटिव, दैट इज इंसिडेंट रेस से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और इमेज जो है वो इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में है, v को दिखाया है पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f बन जाएगा, 1/v + 1/u लिख देता हूं एक बार, मैग्नीट्यूड ले लिया, है ना, u इधर आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू 1/f। अब कुछ बार बच्चे मेरे को कहते हैं कि, या मान लो अगर आपको ऐसा माइनस लिखने में ही इंटरेस्ट हो तो आप लिखे रखें, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, नेगेटिव ही पुट करनी है। बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि अब f में अगर एरर लिखनी है तो या तो यहीं पर डायरेक्टली डिफरेंशियल ले लो, df/f² dv/v² है ना, या du/u² - dv/v²। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे या पहले एलसीएम ले लें। f क्या निकल के आ जाएगा? uv/u-v। कहते हैं इसके बाद लॉग डिफरेंशियल कर लें। बेटा लॉग डिफरेंशियल था सेपरेट करने के लिए, आपने तो पहले क्लब कर दिया, पहले आपने क्या कर दिया? क्लब कर दिया। अब सोच के देखो, जब इसका आप लॉग डिफरेंशियल करो तो du/u आएगा, सही है, dv/v आएगा, सही है ना, प्लस d ऑफ u माइनस v, चलो du प्लस dv लिख देते हैं क्योंकि एरर्स तो ऐड करनी है, अपॉन u माइनस v। अब बेटा आप सोच के देखो, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, ऐसा करना इसलिए सही नहीं है, अगर मान लो जितना u बड़ा होगा, मान लो कोई भी चीज है, आप मान लो सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हो, आपने 10 सेंटीमीटर मेजर किया, 0.1 की एरर है, 20 सेंटीमीटर भी मेजर करोगे तो भी 0.1 की एरर कर सकते हो मैक्सिमम, 100 सेंटीमीटर भी अगर आप मेजर करोगे तो मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर की एरर। इसका मतलब जो मैक्सिमम एरर है वो तो 0.1 ही है, मैक्सिमम एरर कितनी है? 0.1। तो जितना बड़ा होगा उतनी एरर कम हो जाएगी। सोचो u बड़ा है तो u में एरर कम है, v बड़ा है तो परसेंटेज एरर कम है। यहां पर लेकिन u और v अगर बराबर होगा लेकिन बहुत बड़े भी हैं तो ये कह रहा है एरर इनफाइनाइट है, इसलिए ये मेथड गलत है, आपको सेपरेट करने के लिए यूज करना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेपरेटेड है तो आप और सेपरेट कैसे करोगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये डिपेंडेंट है, और अगर ये बराबर हो गए, है ना, तो आपको ये दिखा रहा है एरर इनफाइनाइट, जबकि ये बहुत बड़े हो तो एरर तो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए ये मेथड जो है ये सही नहीं रहेगा। आइए देखिए बच्चों, अब आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा। df ये मेरे को निकालना है, अपॉन f², ये हो जाएगा 25। u में जो एरर है वो 0.1 की एरर है बेटा, आपको लीनियर स्केल दिखा रखा है, 10 में डिवाइडेड है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, अपॉन ये नीचे बेटा u की वैल्यू क्या दिखा रखी है? 10।
10 स्क्वायर 100, और बेटा हम एरर हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं 0.1, फिर से बाय क्या आ जाएगा 100, है ना। ये 25 इंटू 400, 25 इंटू 400, 0.1/4 प्लस 0.1/4, 0.2/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.1/2, दैट इज 0.05। तो f कितना आ गया प्यारे बच्चों 5 प्लस माइनस 0.05। बेटा 0.1/2 है, जिसको हम क्या लिखेंगे 0.05। तो बेटा दिमाग क्या लगाना था, आपको क्या करना है बेटा, डायरेक्टली डिफरेंशियल लेना है du/u²। लेकिन एरर हमेशा बेटा वर्स्ट केस में इसमें पॉजिटिव हो सकती है, इसमें नेगेटिव, तो एडिशन वाला एरर लेना होता है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी हो हमेशा, भले क्वेश्चन में मेंशन हो मैक्सिमम परमिसिबल एरर, जो कि अभी पिछले 2 क्वेश्चन से मेंशन्ड आई थी, भले अब नहीं भी मेंशन्ड है तो भी करना उसी तरीके से होगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑफ IIT JEE 2006। आइए देखिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स जो है वो 50 है। स्क्रू गॉज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स जो है बेटा वो 50 है। पिच जो है बेटा स्क्रू गॉज की वो 0.5 mm है, दैट इज मेन स्केल जो है वो 0.5 mm है, दैट इज एक पूरे चक्कर में वो 0.5 mm आगे भागता है। जीरो एरर दे रखी है। आप बेटा देखिए ध्यान से, फिगर आपके सामने, आप ध्यान से देखिए बेटा, जब कुछ भी नहीं है स्क्रू गॉज के जॉज के बीच में, तब भी वो बेटा 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन को इंसाइड करे। ध्यान से देखिए, तब भी कितने डिवीजन को इंसाइड करे, 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और बेटा बाद में रीडिंग क्या रही, 2 मेन स्केल डिवीजन प्लस 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन। 5 तो लेकिन वो पहले से ही जीरो के टाइम पे मेजर कर रहा था, 5 तो पहले से ही मेजर कर रहा था जीरो के टाइम पे। तो एक्स्ट्रा कितना है, 1 kg पहले से ही मेजर कर रहा था। जब मैं खड़ा हुआ तब बता रहा है वो 70 kg, मतलब मेरा एक्चुअल वेट 70 नहीं है 69 है। कितना एक्स्ट्रा है, तो 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन पहला ही था। तो एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, 2 मेन स्केल। एक्चुअल क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग क्या होनी चाहिए थी, 2 मेन स्केल डिवीजन प्लस 20 सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्योंकि 5 तो पहले से ही था। बस इतना ध्यान में रखना। अब पिच जो है वो 0.5 है। लीस्ट काउंट क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी 0.5 आगे जाता है 50 सर्कुलर डिवीजन्स में, तो 1 में कितना आगे जाएगा 0.5/50, दैट इज कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, 1/100 mm, तो 0.01 mm। ये हो गई पिच, सॉरी ये हो गई लीस्ट काउंट, क्योंकि बेटा 0.5 mm आगे जाता है 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन में। 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.5 आगे जाता है, तो एक में कितना जाएगा, 0.5/50, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5/500, 1/100 mm, दैट इज 0.01 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, है ना। अब बेटा एक्चुअल 2 मेन स्केल, एक मेन स्केल कितना, पिच कितनी है 0.5, तो 1 तो हो ही गया, प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल डिवीजन 20 और है। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में इतना आगे जाता है 1/100, तो 20 में कितना आगे जाएगा, 20 इंटू 1/100, दैट इज 0.2, तो 1.2 mm। तो बेटा हमसे पूछा था बताइए डायमीटर कितना होगा इस कंडीशन में, मतलब पूछा था डायमीटर ऑफ द बॉल कितना आएगा, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 1.2 mm। कितना आएगा प्यारे बच्चों 1.2 mm। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको बता पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा मेरे को 4 रीडिंग्स दे रखी हैं। सिंपल पेंडुलम है 1 मीटर लेंथ का, दैट इज सेकंड्स पेंडुलम की प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं। 4 रीडिंग्स दे रखी हैं, पूछ रहे हैं सबसे एक्यूरेट कौन सी है, द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग इज। सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सी होगी प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, ठीक है। लेकिन जब हम ये डिराइव करते हैं बेटा 2π√L/g, तो हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा, जिसको हम mg थीटा कह सकते हैं, और थीटा क्या बन जाता है प्यारे बच्चों x/L। तो ये बेटा जो रीस्टोरिंग फोर्स आया mg थीटा, जो वापस लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हो गया mg x/L। थीटा बहुत छोटा लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, तभी साइन थीटा को थीटा कह सकते हैं। और फिर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, फिर m ओमेगा स्क्वायर x, और फिर हम कहते हैं ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। तो ओमेगा आ गया √g/L, जिसको हम 2π/t कहते हैं, और टाइम पीरियड आता है 2π√L/g। तो मेन मुद्दा क्या है, सबसे पहली बात थीटा छोटा है, तो एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो छोटा होना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन सी एंड डी। तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन लेना होगा मेरे को।
ये 5 mm ये बड़े, तो बेटा बेस्ट बेटे 2π/L/g कब एप्लीकेबल है? जब साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो, ठीक है। वैसे 5 mm भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर अगर चूज करना है इनमें बेस्ट कौन सा, तो ये दोनों अभी जस्ट एम्पलीट्यूड के बेस पे। अब बाकी सारी चीजें, हालांकि जो मतलब 1 मीटर के सामने 100, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा? 1000 के सामने 5 भी ऐसा है कि वो भी चलेगा। मतलब कोई कहेगा 2π/L/g एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल एप्लीकेबल है बेटा। साइन थीटा इक्वल टू थीटा जो है ना, वो काफी मतलब 10 डिग्रीज तक भी सही जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये मेरे को ये बात मैंने खाली इसलिए बताई कि अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए अगली बार तो आप समझ जाए कि वो गड़बड़ है। 5 mm चलेगा, 5 mm चलेगा, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे, g की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहां से g की वैल्यू निकालूं तो g की वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन मेरे को मेंशन है, 4π² L/t², है ना। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, परसेंटेज एरर कैसे लेते हैं? लॉग डिफरेंशियल, dg/g into 100 is equals to dl/L into 100 प्लस ट्वाइस ऑफ dt/t। अब बेटा देखो टाइम पीरियड में एरर निकालो या टोटल टाइम जो आपने मेजर किया 20 ऑसिलेशन 50 ऑसिलेशन का, उसमें एरर निकालो, बात एक ही। परसेंटेज एरर तो सेम ही आएगी। भैया मेरी बात सुनो, अगर आप कहो कि 50 सेकंड में मान लो 5 सेकंड की एरर है, 50 सेकंड में मान लो 5 सेकंड की एरर, सपोज कर लो, मैं कह रहा हूं मान लो, तो 50 सेकंड में 5 सेकंड की एरर तो 10%। 5 सेकंड में कितने की एरर आएगी फिर? 50 सेकंड में 5 सेकंड की, है ना, दैट इज 1/10। तो 5 सेकंड में 0.5 सेकंड की, तो परसेंटेज एरर तो वही आएगी 10%। तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं टाइम पीरियड में एरर निकालनी है मेरे को, टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर या टाइम में परसेंटेज एरर, वो एक ही बात है। तो dt/t into 100। अब टाइम पीरियड मेरे को वैसे कैलकुलेट नहीं करा, टाइम पीरियड 2π/L/g। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपने एक स्केल लिया, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैं आपसे बात कर रहा था, आपने एक स्केल लिया है ना, वो 10 सेंटीमीटर मेजर किया, सिंपल जो आपका स्केल होता है मिलीमीटर स्केल, है ना, जिसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर मार्क होते हैं। 10 सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर की एरर है, 20 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो भी 0.1 सेंटीमीटर की एरर, 100 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो भी 0.1 सेंटीमीटर की एरर, 1000 सेंटीमीटर मेजर करो तो भी 0.1 सेंटीमीटर की एरर। जितना ज्यादा मेजर करोगे उतनी परसेंटेज एरर कम होती जा रही है, उतना मतलब एरर वही है पर परसेंटेज एरर 100 में एरर कम हो गई। 100 में अगर 0.1 की एरर तो 0.1%, 10 में अगर 0.1 की एरर है तो 100 में तो बेटा 1 की एरर होगी, 1% की एरर होगी। आप मेरी बात समझिए ध्यान से। अगर कोई कहता है 10 में 0.1 की एरर है तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, मतलब 100 में एरर वो हो जाएगी 1%, और 100 में अगर 0.1 की एरर है, 100 मेजर किया तो 0.1% की एरर। जितना बड़ा मेजर करेंगे वो छोटी सी एरर उसके सामने खत्म पड़ती जाएगी, परसेंटेज उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे ना उतना ज्यादा बेहतरीन है, उससे ये मेरे को मिल रहा है ना। जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे और जितने टाइम पीरियड में एरर कम होगी उतना बेहतरीन है। तो टाइम पीरियड में एरर कम इन दोनों में है, और इन दोनों में बेहतर कौन सा वाला होगा, जितने ज्यादा ऑसिलेशन। और इन दोनों में देखें डेल्टा एल भी यही, डेल्टा एल की एरर भी इसी में कम है, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग इज डी। क्यों? एम्पलीट्यूड भी सबसे कम है भैया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी सबसे ज्यादा है, टाइम पीरियड में भी एरर सबसे कम यही करता है, टाइम मेजर करने में एरर, लेंथ में भी सबसे कम एरर इसी के, तो यही सबसे बेहतरीन है, डी वाला ही सबसे बेहतरीन है बेटा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ये बात, ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया हूं, नहीं समझा पाया हूं तो आप दोबारा देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 10 में अगर 10 सेंटीमीटर मेजर किया मीटर स्केल से, 0.1 की एरर है तो एक परसेंटेज क्या होगी, 0.1/10 into 100। ये कितना निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए कितना निकल के आ रहा है, ये 1% आ रहा है। और अगर 100 मेजर किया और 0.1 की एरर है तो परसेंटेज गई 0.1/100 एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, परसेंटेज एरर क्या गई 0.1%। 1000 में मैं कह रहा हूं कोई एल में अगर 0.1 की एरर तो परसेंटेज गई 0.1/L into 100। परसेंटेज एरर कब कम होगी, जब एल ज्यादा होगा। जितना बड़ी क्वांटिटी को मेजर करेंगे सेम डिवाइस से उतनी परसेंटेज एरर कम होती चली जाएगी, उतनी परसेंटेज एरर कम होती है। तो जितना बड़ा रीडिंग उतनी परसेंटेज एरर कम, है ना। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेरे से कोई कहे कि ये दो ऑपरेटर्स हैं किसको यूज करोगे, वैसे तो साफ सीधी जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी उससे परसेंटेज एरर कम आएगी, है ना।
और दूसरा वाला जो है, मान लो कोई कहेगा अब कब यूज करोगे, मान लो दोनों के कंपैरिजन में जो लेंथ जिसको मेजर कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है, तो बड़े लीस्ट काउंट वाले को। क्यों? क्योंकि बेटा अगर वर्नियर कैलिपर्स से अगर बहुत बड़ी चीज मेजर करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा, खाली बहुत बड़ा वर्नियर कैलिपर्स, पंगे ज्यादा, सिंपल स्टील टेप से ही मेजर कर दो। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में मेजर करना है तो 1 mm की अगर एरर होगी तो क्या फर्क पड़ता है। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। मैं बस आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर, हालांकि अपने को कोई ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला अपने को एडवांस में, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपने, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें जो एक मैसेज था जो आगे आने वाले मेरे क्वेश्चंस में आपको और दिखाई देंगे ऐसे क्वेश्चंस, कि अगर परसेंटेज एरर निकालनी है आप टाइम में निकाल लो, जो टोटल टाइम, जैसे मान लो अगर आपने टाइम पीरियड मेजर करना है, आपने 50 ऑसिलेशंस का टाइम लिया, उसमें परसेंटेज एरर देख लो, या आप अगर परसेंटेज एरर निकालो टाइम पीरियड में, एक ही बात आएगी। आप समझ रहे हो बेटा? 10 सेकेंड्स में अगर मान लो 1 सेकेंड की एरर है तो 1 सेकेंड में कितने की एरर हुई, फिर 1/10 सेकेंड की। 100 में कितनी है इंटू 100, तो बेटा अगर यहां पे भी करोगे 1/10 इंटू 100, और यहां पर भी करोगे, अगर मान लो 1 सेकेंड ही मेजर किया जिसमें 1/10 की एरर है, मतलब बेसिकली 10 सेकेंड ही मेजर किया हमने जिसमें 1 सेकेंड की एरर है, टाइम पीरियड मान लो 1 सेकेंड है, तो अब कैसे निकालोगे परसेंटेज एरर? 1/10, डेल्टा टी भी चेंज हो जाएगा ना बेटा फिर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो कभी भी टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर निकालनी हो तो जो टोटल टाइम मेजर किया उसी में परसेंटेज एरर निकालो, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बेटा उसी टाइम से टाइम पीरियड निकाल रहे हो, है ना, और फिर उसमें परसेंटेज एरर। फिर कहोगे टाइम पीरियड में टी में डेल्टा टी की एरर थी, तो कैपिटल टी में कितने की एरर होगी? डेल्टा टी बाय एन, जितने ऑसिलेशन हुए, तो वो टाइम पास होगा ना खाली। आपने एरर भी प्रोपोर्शनली कम कर दी। 50 ऑसिलेशन का टाइम ये था, उसमें एरर क्या थी? ये, है ना। अब आपने एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लिया और एरर भी क्या कर दी? 1/50, क्योंकि ये तो 50 ऑसिलेशन में एरर, तो एक ऑसिलेशन में इतनी सी एरर, तो बेटा टी भी कम कर दिया उतना ही, और डेल्टा टी को भी उतने ही प्रोपोर्शन से कम कर दिया। तो जो ऊपर जो डेल्टा टी है अपॉन टी इंटू 100 है, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करोगे यू विल गेट दी सेम थिंग। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा टी बाई एन, क्योंकि डेल्टा टी एरर है एन ऑसिलेशंस में, तो एक ऑसिलेशन में हो गई, और टी क्या है? टी बाई एन। ये कहना चाह रहा हूं बेटा मैं आपको। अरे सेम हो रहा है, डेल्टा टी तो डेल्टा टी बाई एन हो जाएगा, क्योंकि अगर जो टोटल एरर हुई डेल्टा टी हुई वो तो एन ऑसिलेशंस में टाइम में एरर आ रही है। एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड में कितनी एरर आएगी? डेल्टा टी बाई एन। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? टी बाई एन। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बस बेटा आज के लिए इतना ही है ना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, एरर्स के और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। खाली जेई एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस नहीं, और भी काफी सारे मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और इतने करा दूंगा कि आपको हर एक वैरायटी को डील करने में बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होंगे। पर ध्यान से बस देखते रहिए। आप ये देखिए कि एरर्स में ना ऐसा नहीं होगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यूज हो जाए जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। आप ये ना सोचें आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जो हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, जिस तरीके की चीजें आम दुनिया में डिस्कस होती हैं, है ना, सिंपल पेंडुलम, तो बेटा इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। आप बड़े आराम से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बस बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट कायदे से क्लियर हो जाने चाहिए, जो मैं आपको साथ साथ में वीडियो में बताता रहा हूं। नोट करते रहिए बहुत ध्यान से, और नोट्स को रिवाइज करिए तुरंत वीडियो देखने के बाद। मेहनत करते रहेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। बेटा मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक बात बोली थी, बेटा जो कमाल करते हैं ना दुनिया में वो खूब मेहनत करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था सचिन तेंदुलकर का। बेटा सचिन तेंदुलकर जो लेजेंड जिनको हम बोलते हैं ना आज, वो लेजेंड ऐसे ही नहीं बने। जब 90 सेंचुरी भी जड़ चुके थे ना, उसके बाद साउथ अफ्रीका के दौरे पे जाना था, तो भी उन्होंने मतलब सुबह सुबह 4 बजे, जब ठंड का टाइम होता था, -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस टाइम भी उनके टीममेट्स ने इंटरव्यूज में बताया कि वो 4 बजे उठ के मतलब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि वहां जाके फिर कमाल करना है। और वहां जाके फिर उन्होंने 3 शतक जड़े, बहुत ही कमाल काम किया। और मतलब आज मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट भी लोग बोलते हैं। पर बेटा वो ऐसे ही नहीं हो पाया, वो तो मेहनत करने से हो पाया प्यारे बच्चों। तो मेहनत आप भी करिए, ताकि कल को आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो, आपको खुद को थोड़ा सा अच्छा लगे। नहीं तो बेटा कल को थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ये भाषण सुनने के बाद कम से कम आज का दिन बढ़िया करके पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।